इस वीडियो में आप बात कर रहा हूँ मेट्रो एक्सोडस की स्टोरी के बारे में विद 2 कर्नल्स एंड सैम्स डीएलसी इंक्लूडेड। एंड ये वीडियो आपको एक्सोडस की सारी इंपॉर्टेंट चीजों को याद दिलाने में हेल्प करेगी। एंड अगर आपको मेट्रो के पिछले पार्ट्स में क्या हुआ ये नहीं पता तो वीडियो मैंने बना रखी है। एंड इस वीडियो में मैं मेट्रो का यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में बात नहीं करूंगा। सो अगर आपने मेट्रो के पिछले पार्ट्स नहीं खेले तो आप मेरी पिछली मेट्रो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपको एक्सोडस और अच्छे से समझ आए। बाय द वे ये मैंने सारा गेम प्ले RTX हाई पर रिकॉर्ड किया है। एंड इसी के साथ नाउ लेट्स स्टार्ट। अब मेट्रो लास्ट लाइट के 1 साल बाद यानी 2035 में आर्टियम अपनी रेंजर की पोजीशन छोड़ चुका है और वो अकेले ही मेट्रो के ऊपर जा रशिया में मॉस्को से अलग कहीं और भी लोग सरवाइव किए हैं या नहीं ये रेडियो से ढूंढता है। लेकिन मेट्रो के ऊपर जाना खतरे से खाली नहीं। एंड आर्टियम को ऑलरेडी 2 बार ब्लड चढ़ाया जा चुका है। मिलर जो कि पिछले पार्ट में अपाहिज होने के बाद अब उसने प्रोस्थेटिक लेग्स लगा रखी हैं, वो आर्टियम को मेट्रो वासियों के अलावा कोई नहीं बचा ये समझाता है। एंड उसकी वाइफ आना के बारे में सोचने को कहता है। बाय द वे आना अब आर्टियम की वाइफ है एंड मिलर आर्टियम का फादर इन लॉ है। आर्टियम के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद अब हम स्पार्टन ऑर्डर के D6 वॉर के बाद बचे मेंबर्स एंड आर्टियम के फ्रेंड्स से मिलते हैं जो कि है ड्यूक, दमीर, आलियोशा, स्टीफन, इडियट एंड सैम। अब 1 हफ्ते के बाद आर्टियम फिर आना के साथ सरफेस पर ह्यूमन सर्वाइवर्स को ढूंढने जाता है बट इस बार भी उन्हें रेडियो की किसी फ्रीक्वेंसी पर किसी की आवाज नहीं मिलती। एंड मेट्रो की ओर वापस आते आर्टियम एंड आना हांजा फैक्शन द्वारा चलाई जा रही ट्रेन देखते हैं एंड हांजा के पेट्रोल गार्ड्स आर्टियम एंड आना को सरफेस पर ट्रेस पासिंग के लिए पकड़ लेते हैं। एंड यहाँ फैक्शंस के बारे में बात करूं तो यहाँ मॉस्को में न्यूक्स गिरने के बाद सर्वाइविंग रशियंस ने 4 अलग अलग ग्रुप्स बना रखे हैं जिसमें कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं रेड आर्मी, नाजी आइडियोलॉजी को नाजी पार्टी वाले जो कि मॉस्को के रशियंस ही हैं, एंड डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम को सपोर्ट करता है स्पार्टन ऑर्डर। एंड इन सब लोगों के टॉप पे है हांजा फैक्शन जो एक तरह से पूरे मेट्रो को कंट्रोल करते हैं। यहाँ हांजा के लोगों ने सरफेस से आना एंड आर्टियम के साथ 2 और लोगों को पकड़ा है जो बताते हैं कि वो मॉस्को से नहीं कहीं दूर से आए हैं जिससे आर्टियम की और भी लोग सरवाइव किए हैं ये थ्योरी सही साबित होती है। एंड यहाँ हांजा के लोग मेट्रो के बाहर भी लोग जिंदा हैं ये कंफ्यूजन फैलाने से रोकने के लिए इस ओल्ड वुमन एंड चाइल्ड को मारने लगते हैं कि आर्टियम इन्हें बचाता है। एंड हांजा यहाँ आर्टियम को भी गोली मार देते हैं एंड इस ओल्ड वुमन एंड चाइल्ड को भी मार आना को कमांड में वापस ले जाते हैं। यहाँ आर्टियम पे चली गोली हंटर के टैग पे लगती है जिससे आर्टियम बच जाता है। एंड आना को बचाने के लिए हांजा कमांड सेंटर में घुस आना को यहाँ बचाते आर्टियम की गोली इस कंट्रोल पैनल में चल जाती है जिससे ये पैनल टूट जाता है। एंड यहाँ ये हांजा कमांडर बताता है कि उन्होंने मॉस्को पे सब रेडियो जामर्स लगा रखे थे जिससे आउटसाइड वर्ल्ड की कोई भी ट्रांसमिशन मॉस्को तक नहीं पहुंचे बिकॉज ये लोग यहाँ ये समझते हैं कि 2013 से वर्ल्ड वॉर 3 अभी खत्म नहीं हुई एंड USA एंड उनके एलाइज अभी भी रशिया पर अटैक कर रहे हैं। एंड मॉस्को की कमांड ने पिछले 20 सालों से इन्हीं जैमर्स के सहारे वॉर से बचने के लिए मॉस्को में कोई नहीं बचा ये दिखाया। एंड अब इन जैमर्स के टूटने के बाद पूरी दुनिया में हर जगह लोग जिंदा हैं ये पता लगते। It's not just Russia out there. It's the whole world. Oh my God. आर्टियम एंड आना यहाँ हांजा ट्रेन ड्राइवर यरमैक को अपना फ्रेंड बनाते यहाँ से एक ट्रेन चुराकर इस स्टेशन से भागने लगते हैं कि स्पार्टन ऑर्डर एंड 2 हांजा सोल्जर्स आर्टियम एंड आना को पकड़ लेते हैं। मिलर यहाँ आर्टियम एंड आना को देखता है एंड आना द्वारा बताते कि पूरी दुनिया में अभी भी लोग जिंदा हैं। स्पार्टन रेंजर्स भी मिलर से आंसर्स की डिमांड करते हैं। I won't be quiet. What is this jammer for? Why are they hiding the fact that Moscow didn't survive alone? There, in the ravine, there are people from other cities dead. All of them, women. मिलर बताता है कि यस उसे इस जैमर्स के बारे में पता था एंड अब अगर वो मेट्रो में वापस जाएंगे तो इनके रूल्स के हिसाब से आना एंड आर्टियम को मार दिया जाएगा। इसीलिए मिलर इन दोनों हांजा सोल्जर्स को बाहर फेंक सोचने का टाइम ढूंढने के लिए मॉस्को से दूर जाने का प्लान बनाता है एंड सभी रेंजर्स भी हमारे साथ आते हैं। यहीं मॉस्को से 100 क्लिक्स दूर जाते
हमारे पीछे एक हांजा की ट्रेन पड़ती है एंड इस ट्रेन को उड़ाने के बाद अब तो मिलर एंड कंपनी का मॉस्को वापस आना ऑलमोस्ट बैन हो जाता है। नाउ यहाँ मॉस्को से दूर आते यहाँ तक रेडिएशन लेवल बहुत कम है एंड हवा में सांस लिया जा सकता है। आना द्वारा मिलर से और इन्फो मांगते मिलर बताता है कि उसे भी इन जैमर्स का 6 महीने पहले ही पता चला, अंडर यू टेल अदर्स यू डाई पॉलिसी। नाउ मिलर हमें यहाँ तक जैमर्स काम नहीं कर सकते एंड रेडियो पे मॉस्को की सरकार नेम्ड आर्क की फ्रीक्वेंसी ढूंढने के लिए कहता है एंड रेडियो पे आर्क यानी मॉस्को गवर्नमेंट की लोकेशन लेते सब लोग माउंट यामनटाउ जाने का प्लान बनाते हैं एंड यहाँ हमारे एंड बाकी स्पार्टन रेंजर्स के साथ हैं टोकारीव जो भी एक स्पार्टन रेंजर है एंड ट्रेन पायलट यरमैक एंड सब लोग इस ट्रेन का नाम रखते हैं अरोरा। यामनटाउ के रास्ते में वोल्गा रिवर पर एक कल्ट जो कि इलेक्ट्रिसिटी को सिन यानी पाप मानते हैं वो अपना वोल्गा ब्रिज नीचे नहीं करते एंड हमारी ट्रेन भी यहाँ से आगे नहीं जाने देते। आर्ट्यूम पहले इन कल्ट के लीडर सिलांटियस के बारे में सुनते 2 रशियंस कात्या एंड उसकी बेटी नास्त्या को इन कल्ट से बचाता है एंड उन्हें अरोरा में लाता है। कात्या बताती है कि वो एक मेडिक है एंड वो हमें आगे के सफर में हेल्प कर सकती है एंड ट्रेन को फिक्स करने के लिए कात्या मिलर को इस गांव के मैकेनिक क्रिएस्ट के बारे में बताती है। आर्ट्यूम क्रिस्ट को अपने साथ अरोरा में ला क्रिएस्ट हमारे साथ सफर करने के लिए तैयार हो जाता है बट अब इतने पैसेंजर्स के लिए हमें एक सेपरेट पैसेंजर बोगी चाहिए। क्रिएस्ट अपनी रेल कार के बारे में बताते इस गांव के स्कैफ से एक बोगी के बारे में बताता है जिसे अरोरा के पास लाते अब हम सब लोग साथ में सफर कर सकते हैं। पीछे एना यहाँ वोल्गा में रेडिएटेड टनल में गिर काफी रेडिएशन वाली हवा में सांस लेती है जिससे एना के लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है बट आर्ट्यूम आना को बचा लेता है एंड नाउ लास्ट टास्क बचता है वोल्गा ब्रिज को नीचे करना। आर्ट्यूम एंड ड्यूक सिलांतियस पे गन तान बगैर कल्ट से लड़ाई किए इस ब्रिज को नीचे करवा देते हैं एंड यहाँ से यामनटाउ की ओर बढ़ते हैं। यामनटाउ के रास्ते पे स्टीफन यहाँ कात्या से शादी का प्रस्ताव रखता है जो कात्या एक्सेप्ट कर लेती है एंड स्टीफन नास्त्या का भी अपनी बेटी की तरह ध्यान रखेगा। यामनटाउ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बंकर में पहुंच पता लगता है कि ये लोग कैनिबल्स हैं जो अब सर्वाइवर्स को यहाँ बुलाकर उन्हें खाते हैं एंड मॉस्को की गवर्नमेंट के हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं। आना इनके द्वारा पकड़ी जाती है एंड मिलर एंड आर्ट्यूम इन कैनिबल से लड़ते स्पार्टन रेंजर्स हमें एन मौके पर बचाते हैं एंड आर्ट्यूम आना के पास पहुंच यहाँ आना के लंग्स में इन्फेक्शन बढ़ने के कारण ये मिनिस्टर यहाँ आना को नहीं खाता एंड आर्ट्यूम आना को सही टाइम पे बचा। इडियट मिलर आना एंड आर्ट्यूम इनके कंप्यूटर से लास्ट अपडेट की इन्फो लेकर यहाँ से निकलते हैं। अब मिलर गवर्नमेंट की असली हालत देखकर समझ जाता है कि शायद हांजा ने वार खत्म नहीं हुई या हांजा सब कुछ मॉस्को के हेडक्वार्टर्स के अंडर कर रही है। ये सब शायद अपनी अथॉरिटी जमाने के लिए ही बनाया हो बट बात कुछ भी हो हम लोग मॉस्को वापस नहीं जा सकते एंड पीछे वोल्गा में कल्ट हमें नहीं रहने देगा। यही इडियट बाय द वे इडियट का नाम सर्गे है। इडियट सिर्फ उसका निकनेम है बट इडियट से विपरीत वो काफी समझदार है। इडियट हमें कैस्पियन सी के सैटेलाइट बेस की ओर जाने को कहता है जहां हम वहां से लास्ट अपडेटेड मैप से नॉन रेडिएटेड जगह को ढूंढ सकते हैं एंड वहां जाकर अपनी न्यू कॉलोनी बना सकते हैं ऑन द सरफेस। एंड नाउ अभी तक मॉस्को से निकले हमें 3 महीने हो चुके हैं एंड कैस्पियन के रेगिस्तान में पहुंचते अभी तक स्पार्टन्स का डीजल एंड पानी पूरा खत्म हो चुका है एंड अरोरा को भी काफी मेंटेनेंस चाहिए। आर्टिम यहाँ मुनाए बाइलियर नाम की क्लैन यहाँ के लोगों से स्लेवरी करवा उन पर राज कर रही है ये देखता है एंड यहाँ के बैरन यानी राजा के पास काफी मात्रा में डीजल एंड पानी है ये भी पता करते आर्टिम द्वारा बैरन के आदमियों को मारते यहाँ की एक लोकल ग्यूल हमारी हेल्प करती है यहाँ के कॉम सेंटर से मैप ढूंढने में। ग्यूल बताती है कि उसकी मदर इस कॉम सेंटर में काम करती थी और वो काफी छोटी उम्र से ही इन बैंडिट से लड़ रही है। नाउ इस सेंटर से 2019 का मैप लेते आर्टिम ये मिलर एंड टीम को एनालाइज के लिए देता है एंड हमारा नेक्स्ट टास्क है डमीर के साथ यहाँ के बैरन से पानी एंड ऑयल चुराना। आर्टिम एंड डमीर स्लेव्स को हर्ट किए बिना एक पानी का टैंकर चुरा लेते हैं जिससे ये लोग हमारे बेस पर एक अटैक लॉन्च कर देते हैं बट नाउ हाइड्रेटेड स्पार्टन्स इन बैंडिट्स को हरा आर्टिम ग्यूल के साथ बैरन से ऑयल चुराने पहुंचता है एंड बैरन के फोर्ट पे जाते वो आर्टिम को ऊपर बुला हमें ग्यूल को उसको सौंपने के लिए कहता है एंड बदले में वो हमें डीजल दे देगा बट ग्यूल यहाँ अटैक करते आर्टिम यहाँ सबसे लड़ ग्यूल को बैरन से बचा। ग्यूल यहाँ बैरन को मार देती है एंड ग्यूल बताती है कि ये वॉर अभी शुरू हुई है एंड उसे अपने लोगों को बचाना है जिससे दमीर
ग्यूल का साथ देने के लिए यहीं रह जाता है एंड हम फ्यूल के साथ अपना आगे का सफर चालू रखते हैं। अब मॉस्को से निकले हुए हमें 6 महीने बीत चुके हैं एंड मिलर अपडेटेड मैप से एक फॉरेस्ट वैली को सेफ जोन मार्क करता है एंड अभी तक कात्या एंड स्टीफन शादी कर लेते हैं, बट यहीं आना की तबीयत बहुत खराब हो जाती है एज शी कफ ब्लड। कात्या हमें ऐसी बीमारी की दवा नोवासिबिर्स्क में मिल सकती है जो कि इस वैली से 4000 किलोमीटर दूर है। मिलर पहले इस वैली को स्काउट करने का प्लान बनाता है एंड फिर कुछ लोग नोवासिबिर्स्क की ओर जाएंगे, बट इस वैली में पहुंच आर्ट्यूम एंड अलियोशा जो कि एक रेल कार में वैली को स्काउट कर रहे थे, वो एक आवालांच से नदी में गिर जाते हैं, जहां यहाँ की एक लोकल आदिवासी लड़की ओल्गा हमें बचाती है। यहाँ आर्ट्यूम को पता लगता है कि ये वैली है तो रेडिएशन फ्री, लेकिन यहाँ का एक डैम बहुत जल्द टूटने वाला है जिससे ये पूरी वैली रेडिएशन से भर जाएगी एंड यहाँ इस वैली के आदिवासियों में 2 ग्रुप्स बने हुए हैं, एक जो अपने टीचर की बात मान घुल मिलकर साथ सरवाइव करते हैं जिन्हें पायनियर्स कहते हैं, एंड सेकंड जो पायरेट्स हैं। आर्ट्यूम ओल्गा को इस वैली की सिचुएशन बता एलियोशा को रिकवर करते यहाँ से निकल सब लोग नोवासिबिर्स्क की ओर का सफर शुरू करते हैं। अब बात ऐसी है कि 2013 में क्योंकि नोवासिबिर्स्क में सभी मेडिसिन बनती थी तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को इस सिटी पर स्पेशली टारगेट किया गया, जिससे इस सिटी का रेडिएशन लेवल मॉस्को से 10 गुना ज्यादा है। यानी रेडिएशन सूट एंड इवन अंडरग्राउंड मेट्रो टनल्स में भी ह्यूमंस ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी एना के लिए मिलर एंड आर्ट्यूम दोनों अकेले ही आका डैम गोरोडोक इंस्टीट्यूट से आना के लिए क्योर ढूंढने जाते हैं एंड इन द मीन टाइम बाकी स्पार्टन रेंजर्स यहाँ अरोरा के लिए स्नो प्लो ढूंढने का प्लान बनाते हैं फ्रॉम द नोवासिबिर्स्क टेक्नोलॉजी म्यूजियम। नाउ मॉस्को से निकले हुए हमें ऑलमोस्ट पूरा साल बीत चुका है एंड मिलर एंड आर्ट्यूम नोवासिबिर्स्क के सतह से होते जल्द ही अंडरग्राउंड मेट्रो से लैब्स तक का सफर शुरू करते हैं। यहाँ मेट्रो में दोनों को बहुत लोगों के डेड शरीर मिलते हैं, जिससे मिलर बताता है कि यहाँ शायद एक सिविल वॉर हुई होगी कि यही मेट्रो में दोनों को किरिल नाम का बच्चा मिलता है जो दोनों को अपने बेस में ले जाकर बताता है कि उसके पिता भी यहाँ की एक कमांड ऑस्कॉम के कर्नल थे जिनका नाम स्लावा क्लेबनिकोव था एंड क्रिल बताता है कि उसके पिता 1 महीने पहले इस जगह से निकलने के लिए लेटेस्ट मैप ढूंढने गए थे, लेकिन 3 हफ्ते पहले ही क्रिल एंड उसके फादर का कम्युनिकेशन टूट गया एंड मिलर यहाँ क्रिल के फादर को ढूंढते वो मैप्स लाना चाहता है एंड आर्ट्यूम यहाँ एना के लिए वो क्योर ढूंढने पहुंचता है। यहाँ क्रिल दोनों को नोवासिबिर्स्क के ग्रीन स्टफ के बारे में बताता है एंड ये एंटी रेडिएशन दवा ह्यूमन बॉडी में रेडिएशन को कम कर सकती है एंड इसी ग्रीन स्टफ की वजह से इस मेट्रो के लोग 6 महीने पहले तक जिंदा थे एंड क्रिल इस ग्रीन स्टफ की लास्ट 3 डोज हमें देते मिलर एंड आर्ट्यूम अपने अपने मिशन पर निकलते हैं। मिलर क्लेबनिकोव की जर्नल को पढ़ते क्लेबनिकोव की 1 साल पुरानी मेमोरीज को याद करता है कि कैसे 1 साल पहले इस मेट्रो में सब लोग जिंदा थे थैंक्स टू द ग्रीन स्टफ, लेकिन यहाँ की लीडरशिप ऑस्कॉम को पता लग गया था कि ये ग्रीन स्टफ ज्यादा देर तक नहीं रहेगा एंड वो सभी मेट्रो वासियों को नोवासिबिर्स्क से निकाल किसी सेफ जगह रीलोकेट करने का मिशन स्टार्ट करते हैं। बट जैसे जैसे इस मिशन की डेडलाइन आती गई ऑस्कॉम की लीडरशिप यहाँ के मेट्रो वासियों से उनके हिस्से का ग्रीन स्टफ छीन सिर्फ अपने कमांड के बंदों को ही एक्सट्रैक्ट करने वाली थी, जिससे यहाँ के लोग ऑस्कॉम के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं एंड यहाँ दंगे हो जाते हैं। क्लेबनिकोव को ना चाहते हुए भी अपने लोगों को मारना पड़ता है कि क्लेबनिकोव को आगे पता लगता है कि हाई कमांड ने अपने लिए ग्रीन स्टफ इकट्ठा कर सभी को क्लोरीन गैस से मारने का प्लान शुरू से ही बना रखा था एंड यहीं दंगों में राइटर्स ऑस्कॉम की हाई कमांड की ट्रेन को भी उड़ा देते हैं, जिससे पूरी मेट्रो में सिर्फ क्लेबनिकोव एंड उसका बेटा क्रिल ही बचता है एंड दोनों 3 महीनों तक सभी के मरने के बाद उनके हिस्से की ग्रीन स्टफ को इकट्ठा कर इन 3 मंथ्स तक सरवाइव कर पाए एंड जब ये स्टॉक भी खत्म होने को आ गया क्लेबनिकोव एक सेफ जगह ढूंढने के लिए यहाँ के सैटेलाइट कॉम सेंटर से मैप लाने जाता है कि एक म्यूटेंट ब्लाइंड वन जो कि टेलीपैथी से लोगों के दिमाग में बोल सकता है वो क्लेबनिकोव की ग्रीन स्टफ को तोड़ देता है एंड क्लेबनिकोव इस मैप को अपने पास रखते क्रिल को याद करते इतनी रेडिएशन से मर जाता है। Kirill, I'm coming back. I just need a tiny bit of rest. I'm just so tired. एंड दूसरी तरफ प्रेजेंट डेट में मिलर क्लेबनिकोव के ट्रैक्स को फॉलो करते उससे ये मैप्स रिकवर करता है
एंड एक कर्नल दूसरे कर्नल को वचन देता है कि अब वो उसके बेटे का ध्यान रखेगा। एंड क्लेबनिकोव का ये मैप्स ढूंढना वेस्ट नहीं गया। अब तक मिलर भी इस रेडिएशन से बहुत ज्यादा इफेक्टेड हो चुका है एंड अगर उसने ग्रीन स्टफ इंजेक्ट नहीं किया तो वो भी मर जाएगा। Especially when I heard your story, I saw my past self in you, friend. We both served the great lie because we both made ourselves believe it was necessary. And if not for him, I would have ended up like you did. But now, finally, my life has a real purpose for a change. All because I can finally look the truth in the eye. I think you understand. Thank you for the maps. Don't think it was all in vain. You saved us all. And Krill, I'll give him this watch and make sure he gets out of this hellhole. You have my word. Well, it's time. Farewell, Colonel Klipnikov. Rest easy. मिलर यहाँ मैप्स एंड क्रिल के साथ आर्टिम को ढूंढने अपनी कार में चला जाता है। दूसरी तरफ आर्टिम भी इस मैसिव रेडिएशन से बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हो चुका है। यहीं आर्टिम को कहाँ जाना है, क्या करना है, किसी भी इंसान का दिमाग ऐसी जगह पर नहीं चलेगा। बट द लिटिल डार्क वन वो आर्टिम को यहाँ भी असिस्ट करता है बाय गिविंग आर्टिम द हेलुसिनेशंस ऑफ आना। एंड डार्क वन यहाँ आर्टिम को कहाँ जाना है, कौन सा मोड़ मुड़ना है, इन सब चीज़ों में असिस्ट करता है। एंड यहाँ अगर आप लेवल्स पर ध्यान दें तो आप लिटिल वन को देख सकते हैं जो कि दूर से आर्टिम को असिस्ट कर रहा है। एंड आर्टिम ब्लाइंड वंस को चकमा देकर ये क्योर ढूंढ लेता है बट ब्लाइंड वन आर्टिम को काफ़ी इंजर कर देता है। एंड आर्टिम ने पहले ही अपने हिस्से की ग्रीन स्टफ यूज कर लिया था एंड आर्टिम बस अब मरने ही वाला है कि मिलर आर्टिम को ढूंढ उसे अपने हिस्से की ग्रीन स्टफ से इंजेक्ट कर देता है। Artyom, stay with me. Hold on. Son. Just a minute. You'll get better now. You found it, you did. Don't you dare die on me now. Don't even think about it. What would I do for then, huh? No sleeping, soldier. No sleeping now. I did find you after all. Don't know how. Stay with me, Artyom. जिससे आधे रास्ते में मिलर भी बेहोश हो जाता है एंड आर्टिम कार को ट्रेन ट्रैक्स की ओर लाता है बट सुबह तक मिलर यहाँ खुद ही वीर गति स्वीकार करते आर्टिम को बचा जाता है। यहीं अभी तक बाकी टीम ने ट्रेन स्नो प्लो ढूंढ लिया। नाउ आर्टिम को बचाने के लिए सभी अपना अपना खून आर्टिम को देते हैं एस आर्टिम का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है एंड आर्टिम द्वारा ढूंढी क्योर से आना भी अभी तक ठीक हो चुकी है जो भी आर्टिम को अपना ब्लड देती है। नाउ आर्टिम की यादों में मिलर बताता है कि उसका टाइम पूरा हुआ एंड मिलर आर्टिम को आना का ध्यान एंड स्पार्टन ऑर्डर की कमांड लेने को कहता है एंड सभी मेट्रो वासियों को बचाने को भी। My time's up, Artyom. It's your turn now. Step up, lead them.
Just to remember that I created the Order to save people. All people, Artyom. Don't forget that. Because I somehow did. Goodbye, Commander. Time to wake up. Come on. Rise and shine, son. एंड आर्ट्यूम के ठीक होते अभी तक ऑर्डर मिलर द्वारा ढूंढे मैप से एक रेडिएशन फ्री जोन लेक बाइकॉल में सेटल हो जाते हैं, जहां सब लोग एक न्यू कॉलोनी बसा सकते हैं। मिलर को यहां दफनाया जाता है एंड आर्ट्यूम को अब स्पार्टन ऑर्डर का लीडर बना दिया जाता है बाय यूनानिमस वोटिंग। एंड अब आर्ट्यूम बाकी मॉस्को के लोगों को भी यहाँ लाना चाहता है। एंड एज यू नो मेट्रो में हमेशा गुड एंड बैड एंडिंग होती है, तो यहाँ जो मैंने अभी बताई वो गुड एंडिंग थी। एंड बैड एंडिंग में अगर आपने पूरी गेम में लोगों पर दया नहीं दिखाई तो आर्ट्यूम भी मिलर के साथ मर जाएगा। नाउ लेक बाइकॉल में सेटल होने के बाद सैम टेलर, जो कि एक अमेरिकन है, जो कि 2013 में रशिया पे बॉम्ब्स गिरने के दौरान अमेरिकन एम्बेसी का गार्ड था, वो भी स्टार्टिंग से ही स्पार्टन ऑर्डर का पार्ट था। लेकिन अब दुनिया में और भी लोग जिंदा हैं ये सच जानने के बाद सैम अब अमेरिका कैलिफोर्निया में अपने डैड के पास वापस जाना चाहता है। एंड आर्ट्यूम एंड कंपनी से अलग हो वो लेक बाइकॉल से एक कार के साथ व्लादिवोस्तोक के बंदरगाह तक पहुंचता है, जहां सैम को एक कैप्टन बैरानोव मिलता है, जिससे उसके पास कोई शिप है ये पूछने पे वो एक वर्किंग रशियन न्यूक्लियर सबमरीन का कैप्टन है ये बताता है। सैम इस सबमरीन तक पहुंचते यहाँ के बैंडिट्स द्वारा पकड़ा जाता है एंड इन बैंडिट्स का लीडर भी एक अमेरिकन है नेम्ड टॉम। टॉम यहाँ वेपन्स ब्लैक मार्केट डीलर है, जो कि वार के बाद यहाँ रशिया में ही फंस गया। एंड यहाँ व्लादिवोस्तोक में क्लीम नाम के बंदे के साथ टॉम यहाँ सभी व्लादिवोस्तोक के बैंडिट्स को कंट्रोल करता है। टॉम सैम के साथ एक डील सेट करता है कि सैम कैप्टन एंड टॉम के बीच निगोशिएटर बन कैप्टन को टॉम के लिए इस पनडुब्बी को चलाने एंड सबमरीन के फ्यूल टैंक्स को ढूंढकर इस सब को रिफ्यूल करने के लिए कहता है। दो सैम कैप्टन से दोस्ती बना सबमरीन के फ्यूल रोड्स तो ले आता है, बट कैप्टन सैम को समझाता है कि न्यूक्लियर वेपन्स किसी वेपन डीलर के हाथ में नहीं जाने चाहिए। एंड कैप इन फ्यूल रोड्स में एक बॉम्ब फिट है ये बताता है एंड इस बॉम्ब का रिमोट हमें देते इस सबमरीन को उसके एंड टॉम के समेत उड़ाने को कहता है। नाउ सबमरीन पर पहुंच यहाँ टॉम का लेफ्टिनेंट क्लीम टॉम से विद्रोह कर देता है एंड सैम यहाँ क्लीम तक पहुंच उसे मार देता है एंड टॉम सबमरीन को एक्टिवेट कर उसे सी की ओर लाता है। नाउ यहाँ से दो एंडिंग्स हैं, बट यहाँ से कैनन एंडिंग कौन सी है ये नहीं पता। सो फर्स्ट एंडिंग में सैम सबमरीन को ब्लास्ट नहीं करता है, जिससे टॉम अपने वादे अनुसार सैम को सैन डियागो में छोड़ आता है एंड सैम टॉम को न्यूक्लियर वेपन्स देने का रीजन ये बताता है। I was an alien in Moscow, and even more so over here, where I had no friends. Tom offered me his hand. So what if that hand could push the button? Another nuclear war won't happen. The old world is already dead. A few more wounds on a corpse. What difference does that make? I don't think any price would be too high for a ticket home. Especially since I'm not the one footing the bill. I hope to see Dad is all I have left. All I've been dreaming of. All these years. सेकेंड एंडिंग में सैम सबको ब्लास्ट कर देता है, जिससे सैम अब व्लादिवोस्तोक में ही रहेगा एंड मे बी वो अमेरिका जाने का कोई और रास्ता भी ढूंढ सके। बट सैम ने न्यूक्लियर वेपन्स किसी भी आर्म डीलर के हाथ नहीं जाने दिए एंड एक तरह से सैम ने वर्ल्ड को एक और न्यूक्लियर वॉर से बचा लिया। I did what I've been doing for the last 20 years. Saving the world. The captain sacrificed himself to avoid resurrecting the ghost of nuclear war. I would have gotten my ticket home. But at what cost? I'm not giving up. I will come home. एंड इसी के साथ यहीं इस गेम का एंड होता है। सो या गाइस, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो
एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू।